हेलो स्टूडेंट्स। आपने मेरे वीडियो लेक्चर्स देखे ही होंगे। इन माय लास्ट लेक्चर हम लोग ने क्या पढ़ा था? क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड की एक बॉर्डर लाइन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, दैट इज एनिसोट्रॉपिक इफेक्ट। उसको आप एनआइसोट्रॉपिक इफेक्ट भी बोल सकते हैं। आपने देखो पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनिसोट्रॉपिक इन नेचर एंड एमॉर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, चलो उसके बाद हमने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड on the basis of the intermolecular forces they are divided into 4 categories। उसमें से पहला था मॉलिकुलर सॉलिड, दूसरा था कोवेलेंट सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड कोई दूसरा नाम क्या था? नेटवर्क सॉलिड। थर्ड क्या था? आयनिक सॉलिड। एंड फोर्थ वन क्या था? अपना मेटालिक सॉलिड। तो उसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया था और आपको मैंने डिटेल्स दे दी थी। ठीक है, चलो तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। एट द एंड ऑफ माई लास्ट लेक्चर मैंने आपको बोला था कि अभी मैं मेन चैप्टर में आने वाला हूँ। तो मेन चैप्टर में फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को क्या पढ़ना है? ओके, चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को जो पढ़ना है वो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे स्पेस लैटिस क्या होता है। आगे का टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, आपको ध्यान देना। स्पेस लैटिस, अभी ध्यान देना। स्पेस, स्पेस मतलब क्या? एक खुली जगह। अगर मैंने बोल दिया ये पूरा जो व्हाइट बोर्ड है ये एक तरीके का स्पेस है और उसमें समझो एक पॉइंट लिख दिया, तो इसका मीनिंग क्या हो गया? ये पॉइंट इस पूरे स्पेस में है। ठीक है, और एक पॉइंट इधर लिख दिया तो ऑब्वियसली आप बोलोगे कि पूरे स्पेस में कितना पॉइंट है? 2 पॉइंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग स्पेस बोलेंगे। तो स्पेस लैटिस की जो डेफिनेशन है वह ऐसी रहेगी, इट इज द ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। याद रखना, हर एक वर्डिंग में ध्यान देना है। ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स। अगर मैंने स्पेस में एक पॉइंट ले लिया, समझो ए नाम का, आपको मालूम है कि हम लोग के जो लेटर्स होते हैं ए के बाद बी आता है, तो ऑब्वियसली ए के बाद बी आना चाहिए, बी के बाद क्या आएगा? सी आएगा, सी के बाद क्या आएगा? डी आएगा। बराबर है? तो ये पॉइंट याद रखना है कि ये जो अरेंजमेंट रहेगी ये वेल ऑर्डर होनी चाहिए। वेल ऑर्डर मतलब क्या? वही पैटर्न नीचे फॉलो होना चाहिए। मतलब ए के बाद बी, बी के बाद फिर से ए के बाद फिर से बी। हम लोग इधर 4 पॉइंट लेकिन इतना ध्यान रखिए आप 2 पॉइंट से भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप सबको डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। क्या डेफिनेशन होती है? इट इज द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ठीक है, चलो अभी सबसे मेन पॉइंट, आपको स्पेस पता चल गया, आपको ये नहीं पता चला कि लैटिस क्या होता है। हम लोग ने क्या लिखा है? इट इज द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन स्पेस। तो हम लोग भी पढ़ने जा रहे हैं लैटिस होता क्या है, देख लेते हैं। लैटिस को डिफाइन करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट आपको लिखवाने जा रहा हूं, आपको बताने जा रहा हूं उसके बारे में। उसका नाम है यूनिट सेल। यूनिट सेल। अगर आप सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री की बात कर रहे हो तो आपको इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, यूनिट सेल को, क्योंकि सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री का जो बेस है जिससे ये सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री बना है वो यही है, यूनिट सेल। तो देख लेते हैं यूनिट सेल क्या होता है। यूनिट सेल, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। It is the smallest repeating unit which when repeats in 3-dimension space in 3D gives a entire lattice. ध्यान देना। ठीक है, देखो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या हो गई। यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच व्हेन रिपीट्स इन 3 डायमेंशन 3D गिव्स अ एंटायर लट्टाइस। क्या देना चाहिए उसमें? एंटायर लट्टाइस देना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर सिर्फ लिखवा दिया, समझाया नहीं। चलो अभी समझाते हैं। समझो मुझे दीवार बांधनी है, आपको मालूम है दीवार है। अगर मुझे घर बनाना है, घर के लिए हम लोग को दीवार चाहिए होती है, बराबर है। अगर हम लोग ने बोला कि ये दीवार है, लेकिन ये दीवार किससे बनी हुई है? ये दीवार बनाने के लिए मुझे एक सब्सटेंस की जरूरत रहेगी, जो बेसिक सब्सटेंस है। जो बेसिक सब्सटेंस रहेगा वो रहेगा ब्रिक। ब्रिक यानी क्या होगी? ईंट। हम लोग को मालूम है क्या होगी? ईंट, बराबर है। अगर ईंट ही नहीं रहेगी तो दीवार बनेगी क्या? नहीं बनेगी। तो ऑब्वियसली ये दीवार, ऑब्वियसली अगर इधर ईंट मैंने एक के बाजू में एक रखा,
या एक के ऊपर एक रखता गया मैं, तो मुझे क्या मिलेगा, एक वेल बिल्ट दीवार मिल जाएगी, एक वेल बिल्ट वॉल मिल जाएगा। देखो बराबर है। तो ये जो वॉल बनी है ये पूरी आपकी क्या हो गई, लैटिस हो गई या लटाइस हो गई, ये आपकी लैटिस हो गई। लेकिन किससे बना है, कौन रिपीट हुआ है, अरे ईंट रिपीट हुई है ना, तो ये ईंट क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई। क्या हो गई, यूनिट सेल। तो सबसे बेस्ट एग्जांपल अपने घर में मौजूद है कि अगर मुझे एक वॉल बनानी है तो मुझे क्या करना है, पहले ईंट को अच्छी तरह से अरेंज करना पड़ेगा, उसके बाद ही वो दीवार बन सकती है। तो अगर दीवार को मैंने लैटिस मान के चला तो ऑब्वियसली ईंट क्या हो गई, यूनिट सेल हो गई। ध्यान देना। तो यूनिट सेल का डेफिनेशन क्या है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच व्हेन रिपीट्स इन 3D gives a entire lattice। ओके, तो अभी आपको यूनिट सेल की डेफिनेशन पता चल गई है। ठीक है, अभी हम लोग जाने वाले लैटिस के डेफिनेशन पे। अभी मुझे बताइए, यूनिट सेल मतलब ईंट, तो लैटिस सेल मतलब क्या, दीवार। तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि यूनिट सेल अच्छे से अरेंज करने के बाद जो स्ट्रक्चर दिखाई देगा हम लोग को, वो क्या होगा, लैटिस। तो सीधी सी बात है, हम लोग लैटिस की डेफिनेशन ऐसे लिख सकते हैं। सो लैटिस और लैटाइस, कुछ भी बोलो उसको, लैटिस इट इज द वेल ऑर्डर स्ट्रक्चर, इट इज द वेल ऑर्डर स्ट्रक्चर obtained when unit cell repeats in 3D। देखो दोनों डेफिनेशन सेम दिख रही है हम लोग को, दोनों डेफिनेशन में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। ये मैं सिर्फ एक की बात कर रहा हूं और मैं पूरी दीवार की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो हम लोग ने देखो स्पेस लैटिस पढ़ लिया, हम लोग ने देखो यूनिट सेल पढ़ लिया, हम लोग ने लैटिस पढ़ लिया। ओके, सी स्पेस लैटिस और लैटिस थोड़ा डिफरेंट है, याद रखना। स्पेस बोलने जाऊंगा तो मैं 3D की बात करूंगा, और लैटिस बोलने जाऊंगा तो ऑब्वियसली मैं 3D की बात करूंगा, लेकिन उसमें जो भी मटेरियल रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा। ठीक है, सो स्पेस लैटिस अगेन हम लोग रिपीट कर लेते हैं, इट इज द ऑर्डर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस। ओके, उसके बाद यूनिट सेल क्या होता है, इट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। अगर आपने स्मॉलेस्ट वर्ड मिटा दिया और आप बोलोगे इट इज द रिपीटिंग यूनिट, हमेशा याद रखिए आपको 0 मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि इधर आपको वर्ड लिखना है स्मॉलेस्ट, छोटा से छोटा। स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट विच व्हेन रिपीट्स इन 3D गिव्स अ एंटायर लैटिस। पूरा आपको लैटिस मिलना चाहिए। और लैटिस की डेफिनेशन क्या है, इट इज द वेल ऑर्डर स्ट्रक्चर obtained when unit cell repeats in 3D। और इसका मैंने बेस्ट एग्जांपल आपको बताया है, आपका ऑब्वियसली दीवार। सीधी सी बात है, दीवार बनानी है तो मुझे ईंट तो एक दूसरे को अच्छे से वेल अरेंज करनी पड़ेगी, तो ही दीवार बनने वाली है। बराबर है। तो ये जो दीवार बनी है ये मेरा क्या हो गया, लैटिस हो गया, और जिससे बनी है वो मेरा क्या हो गया, यूनिट सेल हो गया। ठीक है, सो वी हैव डन 3 डेफिनेशंस, स्पेस लैटिस, यूनिट सेल एंड लैटिस। ओके, 1 मिनट में आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ओके, हो गया कॉपी। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है आप एंजॉय कर रहे हो। ओके, हमेशा अगर को जो इधर लिखते जाऊंगा वो आप नोटबुक में लिख लेना। मतलब कैसा है, आपका बाहर भी होते रहेगा, और कहीं पॉइंट कुछ नहीं समझा तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर लेना कि सर ये नहीं समझा है, मैं उसके ऊपर फिर से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, चलो चालू करते हैं आगे का पॉइंट। अभी देखो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग बात कर रहे हैं, मैंने पहले ही बोला है कि इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करेंगे। तो हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो मेन पार्ट होता है यूनिट सेल, वो तो हम लोग ने सीख लिया। अभी यूनिट सेल से कुछ स्ट्रक्चर्स बनेंगे, देखो अभी कैसे बनते हैं। उसके बाद मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आगे।
अगर समझो मैंने क्यूब ले लिया, ये देखो मैंने एक क्यूब बनाया, ये क्यूब है, ठीक है, दिस इज अ क्यूब। अगर मुझे, आपको दिख रहा है एक ही है, अगर पूरे बोर्ड पे अगर मैं ये इसको बनाते जाऊंगा तो मुझे एक क्रिस्टल सिस्टम मिलेगी, देखो ऐसे मिलेगी। देखो इधर से मैंने एक क्यूब बनाया, मैं इधर भी बना सकता हूँ क्यूब, बराबर है, तो ऊपर भी बना सकता हूँ मैं, नीचे से भी क्यूब बना सकता हूँ, तो मुझे पूरे बोर्ड पे एक बड़ा क्यूब मिलेगा, बड़े साइज का क्यूब मिलेगा। मतलब ये क्यूब क्या हो गया, यूनिट सेल, और जो बड़ा साइज का डायग्राम बनेगा वो क्या हो गया, लैटिस हो गया, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक साइंटिस्ट थे ब्रेवियस। कौन साइंटिस्ट थे, ब्रेवियस, याद रखना ना। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट फॉरवर्ड किया या एक कॉन्सेप्ट रखा, उस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं क्रिस्टल सिस्टम्स। क्रिस्टल सिस्टम्स। तो ब्रेवियस के हिसाब से देयर आर टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम। कितने क्रिस्टल सिस्टम होती है, 7 क्रिस्टल सिस्टम। चलो हम लोग देख लेते हैं 7 क्रिस्टल सिस्टम क्या होती है। तो उस 7 क्रिस्टल सिस्टम्स को हम लोग मान के चलेंगे, या बुक में लिखा गया है ब्रेवियस लैटिसेस। तो हम लोग आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं ब्रेवियस लैटिसेस। ब्रेवियस लैटिसेस, ओके। सो मैं अगर इसमें लिखने जाऊं तो मैं ये लिख सकता हूं, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स। देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स, ओके, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। अभी ब्रेवियस ने ये क्रिस्टल सिस्टम किस बेस के ऊपर बनाई है वो हम लोग को देखना पड़ेगा। तो पहले मैं आपको ब्रेवियस का बेसिक बता देता हूं कि उसने उस क्रिस्टल सिस्टम को कैसे कैटेगराइज किया है। तो आपको मालूम है, अगर मैंने कौन सा भी क्यूब ले लिया, इसमें हम लोग क्यूब से डील करने वाले, इसलिए क्यूब के बारे में बता रहा हूं, ध्यान देना। अगर मैंने क्यूब ले लिया तो आपको मालूम है ईच क्यूब या ईच यूनिट सेल, इसको यूनिट सेल भी बोल सकते हैं हम लोग, और हम लोग आगे इसको यूनिट सेल ही बोलते जाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला ब्रेवियस ने कि ईच यूनिट सेल is characterized by two factors। इन्होंने क्या बोला कि ब्रेवियस ने बोला कि हर यूनिट सेल की कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है, उसमें से 2 मेन प्रॉपर्टीज होती है। तो 2 फैक्टर्स, उसमें से पहला होता है, हम लोग बोलेंगे इंटरफेशियल एंगल्स। हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल। और दूसरा हम लोग बोलेंगे एज लेंथ। क्या बोलेंगे, एज लेंथ। पहला हम लोग क्या बोलेंगे, इंटरफेशियल एंगल, और हम लोग दूसरा क्या बोलेंगे, एज लेंथ, बराबर है। चलो, सो ब्रेवियस लैटिसेस क्या होती है, देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम। किसने बनाया है क्रिस्टल सिस्टम, ब्रेवियस ने बनाया है। किस बेस के ऊपर बनाया है, क्योंकि हर यूनिट सेल में 2 फैक्टर्स रहते। पहला फैक्टर होता है इंटरफेशियल एंगल, दूसरा फैक्टर होता है एज लेंथ। अभी इसके बारे में अगर मैं बोलने जाऊँ इंटरफेशियल एंगल के बारे में, नहीं सॉरी, पहले हम लोग एज लेंथ के बारे में बोलते हैं, उसके बाद इंटरफेशियल एंगल में आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता दूंगा। एज लेंथ, अभी मुझे बताइए, आप देख सकते हो ये क्यूब है, ये एक तरीका क्यूब है, और आपने अपने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा है कि क्यूब की हर साइड, हर एज सेम लेंथ की होती है। अगर मैंने ये लेंथ ले ली और इसको मैंने x मान लिया, तो ऑब्वियसली ये भी x होगी, ये भी x होगी, ये भी होगी x सेंटीमीटर, ओके। ये तो मालूम है आपको। समझो अगर ये क्यूब नहीं है, ऐसा क्यूब नहीं है, क्यूब है लेकिन ऐसा नहीं है, थोड़ा सा रेक्टेंगुलर है, तो नॉर्मली क्या हो सकता है, इधर सब साइड सेम थी, तो नॉर्मली एज लेंथ के अगर बारे में हम लोग बोलने जाए तो क्यूब के बारे में हम लोग 3 एज लेके चलेंगे। कितने एज लेके चलेंगे, 3। उन एज का नाम है, या उन एजेस को हम लोग डिनोट करेंगे ए, बी और सी से, ठीक है। उस एज लेंथ को हम लोग डिनोट करेंगे ए, बी और सी से। आप बोलोगे सर सिर्फ 3 ही क्यों लिया, सीधी सी बात है, हम लोग कौन सा स्पेस कर रहे हैं, 3D स्पेस। 3D स्पेस में आपको मालूम है 3 एक्सिस होती है, एक्स वाई जेड,
तो ए लेंथ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होगी, बी लेंथ वाई एक्सिस के अलॉन्ग होगी और सी लेंथ जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। बराबर है। तो मैं डायग्राम से आपको समझा देता हूँ वो सब। ठीक है, ये हम लोग फिर से लिख लेंगे। सो ईच यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय टू फैक्टर्स। तो पहला मैं बात कर रहा हूँ एज लेंथ के बारे में, एज लेंथ, और दूसरा क्या बोलने वाला था मैं, इंटरफेशियल एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स। चलो डायग्राम के द्वारा मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान देना। मैंने एक क्यूब निकाला, ओके, मैंने एक क्यूब निकाला। अभी आप देख सकते हो, अगर मैं इसको जेड एक्सिस मान के चलूं, बराबर है, इसको एक्सटेंड कर रहा हूं, समझो ये आपकी एक्स एक्सिस है और सॉरी ये आपकी वाई एक्सिस है, और ये आपका तीनों जहां मिल रहे हैं, जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ये तीनों जहां मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, ये आपका ओरिजिन हो गया। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस के अलोंग जो लेंथ रहेगी उसको हम लोग ने ए मान लिया है, वाई एक्सिस के अलोंग जो लेंथ रहेगी उसको हम लोग ने बी मान लिया है, जेड एक्सिस के अलोंग जो लेंथ रहेगी उसको हम लोग ने सी मान लिया। तो हर क्यूब की खुद की प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी में से पहली प्रॉपर्टी क्या है, एज लेंथ, और एज लेंथ किससे डिनोट करते हैं, ए बी सी से। अभी आप बोलोगे इंटरफेशियल एंगल, तो सीधी सी बात है, अगर एज लेंथ 3 है तो एंगल भी कितने होंगे, 3 होंगे। बराबर है। और एंगल हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा, बीटा एंड गामा से। किससे डिनोट करते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा से। ठीक है, चलो देखते हैं क्या होता है। नॉर्मली जो एक्स एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग अल्फा एंगल बोलेंगे। बराबर है। इधर आप देख सकते हो जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा उसको हम लोग गामा बोल देंगे, और वाई एक्सिस के अलोंग जो बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीटा बोल देंगे। सो दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा एंड दिस इज योर गामा। एक्स एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनेगा उसको बोलेंगे अल्फा, वाई एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बीटा, और जेड एक्सिस के अलोंग जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे गामा। बराबर है। सो ब्रेवियस ने इस दो फैक्टर्स के ऊपर 7 क्रिस्टल सिस्टम बनाई है। कितनी, 7 क्रिस्टल सिस्टम, उसको हम लोग बोलते हैं ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है, एज लेंथ कितने होंगे, 3 होंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग 3D में बात कर रहे हैं, तो 3 एजेस होंगे, और नॉर्मली इंटरफेशियल एंगल भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा विथ एक्स एक्सिस, बीटा विथ वाई एक्सिस एंड गामा विथ जेड एक्सिस। बराबर है। तो आप इसको कॉपी कर लीजिए 1 मिनट में, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, हो गया, ठीक है। तो चलो, ब्रेवियस ने जो 7 क्रिस्टल सिस्टम बताई है उसके बेस तो मैंने बता दिया, दैट इज एज लेंथ और व्हाट, इंटरफेशियल एंगल्स। तो इसी बेस के ऊपर वो 7 क्रिस्टल सिस्टम हम लोग अभी बाहर करनी है। अभी ये बुक में बहुत बड़ा टेबल दिया है, बहुत बड़ा टेबल दिया है, और इसमें ए बी सी अल्फा बीटा गामा के बारे में बहुत वैरायटीज बताई है। और जब आप बुक में जैसा दिया है वैसा अगर करने जाओगे तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा आपको। तो ये टेबल बाहर करने की थोड़ी सी अलग टेक्निक बता रहा हूं मैं, और तुरंत आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देना। सो हम लोग अभी पढ़ने वाले ब्रेवियस लैटिसेस
देखते हैं उसने क्या बोला था, ब्रेवियस लटाइसिस। ठीक है। सो मैंने जैसे बताया टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम होती है और उस टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम से 14 क्रिस्टल्स बनते हैं। कितने क्रिस्टल्स बनेंगे? 14 क्रिस्टल। कैसे बनेंगे देख लेते हैं। तो अभी हम लोग एक टेबल ड्रॉ करने जा रहे हैं, तो ध्यान देना टेबल कैसे ड्रॉ करेंगे हम लोग। इधर हम लोग लिखेंगे क्रिस्टल सिस्टम का नाम, इधर हम लोग लिखेंगे एज लेंथ, इधर लिखेंगे एज लेंथ, इधर हम लोग लिखेंगे इंटरफेशियल एंगल्स, इंटरफेशियल एंगल्स। एक्चुअली फोर्थ कॉलम जरूरी नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको, सीईटी में पूछा जाता है नॉर्मली, जेईई नीट में। इंटरफेशियल एंगल्स और नंबर ऑफ क्रिस्टल्स, नंबर ऑफ क्रिस्टल्स। तो चलो अभी हम लोग इसको बाहर करने जा रहे हैं। ध्यान देना बहुत आसान है। इसको बाहर करने की एक शॉर्ट टेक्निक जो हम लोग को हमारे सर ने सिखाई थी वो ऐसी है। इसको बाहर कैसे करेंगे? सी टोर HMT। क्या है? सी टोर HMT। क्या है? सी टोर HMT। अभी आप बोलोगे सर ये क्या होता है? अरे एकदम आसान है, ये सब नॉर्मली पहले लेटर से, वो जो वर्ड बनेंगे उसके पहले लेटर से। तो ध्यान देना सी टोर HMT। अभी इसको हम लोग ने क्यों लाइन में रखा है वो आपको इधर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो। सी टोर HMT। सी स्टैंड फॉर व्हाट? क्यूबिक। टी स्टैंड फॉर व्हाट? टेट्रागोनल। ओ स्टैंड फॉर व्हाट? ऑर्थोरोम्बिक। ध्यान देना, ऑर्थोरोम्बिक। आर स्टैंड फॉर व्हाट? रोम्बोहेड्रल। एच स्टैंड फॉर व्हाट? हेक्सागोनल। एम स्टैंड फॉर व्हाट? मोनोक्लिनिक। एंड टी स्टैंड फॉर व्हाट? ट्राइक्लिनिक। देखो आसान है कि नहीं? क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो देखो एकदम आसान हो गया। सी टोर HMT बाहर करना तो बहुत 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 आसान हो गया। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे एज लेंथ की। तो इसमें ये हम लोग ने ऐसे क्यों बनाया, मैंने ऐसे क्यों बनाया है? क्योंकि हम लोग इसमें कुछ पैटर्न फॉलो करने वाले हैं। उसके बाद में एक सीईटी में आया क्वेश्चन आपको बताऊंगा इसमें कैसे पूछा गया था, बहुत आसान है वो क्वेश्चन। चलो एज लेंथ पहले क्या करने का, क्यूबी के मतलब इसके तीनों साइड कैसे रहेंगे? इक्वल रहेंगे। सो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। इधर आप लिख देना ए इज इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी। ओके, पैटर्न देखो, इसमें तीनों साइड इक्वल नहीं रहेगी, बराबर। पहले हम लोगों ने क्या लिखा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या लिखा? ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद तीनों इक्वल नहीं। यही पैटर्न आगे फॉलो करो। बोलो क्या आएगा? ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और लास्ट में यही रिपीट कर देना, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो देखो आसानी से एज लेंथ बाहर हो गए। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। यही तीन आपको इधर फिर से रिपीट करने हैं और आपको इधर लास्ट में तीनों अनइक्वल दिखाना है। ठीक है, अभी इंटरफेशियल एंगल, तो इंटरफेशियल एंगल 3 होते हैं आपको मालूम है। तो पहले 3 आप क्या करना, अल्फा बीटा गामा सेम रहेंगे। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इधर भी अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अभी देखते हैं रोम्बोहेड्रल। मैंने क्या बोला, पहले 3 आपको कैसे रखने? सेम रखने। अभी रोम्बोहेड्रल में देखते हैं क्या होता है। इधर क्या होगा, अल्फा और बीटा सेम रहेंगे, अल्फा और बीटा सेम रहेंगे, लेकिन गामा जो है वो 90 डिग्री नहीं रहेगा। ओके, इसमें देखते हैं हेक्सागोनल में अल्फा और बीटा सेम रहेंगे और गामा जो रहेगा, हेक्सागोनल है तो आपको पता चल गया होगा हेक्सागोनल में 120 डिग्री होता है, बराबर है। 1 मिनट, रोम्बोहेड्रल थोड़ा मेरे को अलग लग रहा है। हाँ सॉरी, हाँ रोम्बोहेड्रल क्या होगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों इक्वल रहेंगे, लेकिन तीनों 90 डिग्री नहीं हो सकते।
ओके, तीनों 90 डिग्री नहीं हो सकते। हाँ अभी बराबर है। हेक्सागोनल, अल्फा बीटा सेम रहेगा लेकिन ग्यामा कितना रहेगा 120, क्योंकि आपको मालूम है हेक्सागोनल में हर इंटर एंगल जो रहता है वो 60 डिग्री रहता है, तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल 120 रहेगा। मोनोक्लिनिक, इसमें क्या होगा, अल्फा और ग्यामा इक्वल रहते हैं और बीटा नॉट इक्वल टू 90 रहता है, बराबर है। मतलब अल्फा और ग्यामा कुछ एंगल रह सकते हैं, दोनों इक्वल, अगर ये 45 तो ये भी 45 रहेगा, ओके। ये अगर 70 डिग्री तो ये भी 70 डिग्री रहेगा। बीटा कुछ भी हो सकता है लेकिन 90 डिग्री नहीं हो सकता, ठीक है। दिस इज फॉर मोनोक्लिनिक। और ट्राइक्लिनिक के लिए अल्फा बीटा और ग्यामा तीनों इक्वल भी नहीं रहते और तीनों 90 डिग्री भी नहीं होते, याद रखना। देखो अपना पूरा टेबल बाहर हो गया। इसमें कैसे बोला मैंने, पहला a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी लिखो, उसके बाद a इज इक्वल टू बी, पहले दो सेम, तीसरा अनइक्वल, और इसमें तीनों अनइक्वल। इधर वही पैटर्न आपको इधर फॉलो अप करना है और लास्ट में आपको तीनों अनइक्वल बताने हैं। इसके बाद इंटरफेशियल एंगल के बारे में अगर बात करने जाए तो सीधी सी बात है, पहले तीन में अल्फा बीटा गामा सब कैसे रहेंगे, 90 डिग्री रहेंगे। रोम्बोहेड्रल में क्या होता है, अल्फा बीटा गामा ये तीनों एंगल इक्वल होते हैं लेकिन 90 डिग्री नहीं होते। हेक्सागोनल नाम से ही पता चल रहा है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में आपको मालूम है 60 डिग्री का एंगल होगा सब जगह पे, तो अल्फा और बीटा इक्वल होगा, अल्फा और बीटा इक्वल होगा। ये 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई भी एंगल हो सकता है। अगर ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री होगा, अगर ये 90 डिग्री है तो ये 90 डिग्री हो सकता है, ये 45 डिग्री तो ये भी 45 डिग्री हो सकता है। लेकिन गामा कितना होगा, गामा कंपल्सरी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा दोनों इक्वल होंगे ही होंगे लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं हो सकता। और ट्राइक्लिनिक में तीनों एंगल इक्वल भी नहीं होंगे और तीनों एंगल 90 डिग्री भी नहीं होंगे। तो देखो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ग्यामा, तीन रिपीट किया, उसके बाद क्या लिखा आपने, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू ग्यामा बट नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। उसके बाद अल्फा इज इक्वल टू बीटा और ग्यामा 120 डिग्री। उसके बाद क्या लिखा हम लोग ने, अल्फा इज इक्वल टू ग्यामा लेकिन बीटा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। और लास्ट में हम लोग ने क्या लिखा, अल्फा बीटा गामा इक्वल भी नहीं रहेंगे और 90 डिग्री भी नहीं रहेंगे। तो इसके बेस के ऊपर क्रिस्टल्स बनते हैं। तो वो क्रिस्टल को आप जैसा फोन नंबर बाहर करते हो ना, किसी का मोबाइल नंबर अगर बाहर करते हो तो वैसे बाहर कर लेने का, इसको ज़्यादा हम लोग को लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन सीट में एक क्वेश्चन पूछा था इसके ऊपर, वो क्वेश्चन बताने वाला हूं अभी। तो क्यूबिक में 3 क्रिस्टल बनते हैं, इसमें 2 बनते हैं, इसमें 4 बनते हैं, इसमें 1, इसमें 1, इसमें 2 और इसमें 1 बनते हैं। तो टोटल क्रिस्टल देखो क्या बन गए, 3 + 2 5, 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 1 11, 11 + 2 13, 13 और 1 14। सो देयर आर टोटल 14 क्रिस्टल सिस्टम। ओके, इसको आप एक फोन नंबर के सरीका बाहर कर लो, 3241121, ठीक है, 3241121, ठीक है, 3241121। तो देखो हम लोग का ब्रेवियस लैटिस का पूरा टेबल भी बाहर हो गया। शॉर्टकट मैंने बोला था, शॉर्टकट क्या है, CTOR-HMT, ये शॉर्टकट याद रखना है। C स्टैंड फॉर क्यूबिक, T स्टैंड फॉर टेट्रागोनल, O स्टैंड फॉर ऑर्थोरोम्बिक, R स्टैंड फॉर रोम्बोहेड्रल, S स्टैंड फॉर हेक्सागोनल, M स्टैंड फॉर मोनोक्लिनिक एंड T स्टैंड फॉर ट्राइक्लिनिक। अरे सर हम लोग का बाहर भी हो गया। उसके बाद में रिपीटेशन कैसे करने का है मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। 1 मिनट में कॉपी करो, फिर मैं सीटी का क्वेश्चन जो पूछा गया तो वो देख आपको बताता हूँ। ओके, पहले आप कॉपी कर लो जल्दी।
ओके, फिनिश कर लिया। चलो, एक क्वेश्चन पूछा गया था सीईटी में, नॉर्मली वो क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने अगर ये पूरा लिख लिया होगा तो आपको वो आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन ऐसा था कि मैच बॉक्स, माचिस बोलते हैं हम लोग, मैच बॉक्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ। अभी बहुत से स्टूडेंट इसमें डर गए, अरे मैच बॉक्स कैसे पता करेंगे। बहुत आसान है, मैच बॉक्स का जो भी डायग्राम है वो जरा नजर के सामने लाओ, बहुत आसान रहता है। मैच बॉक्स नॉर्मली ऐसा होता है, देख लो, और थोड़ा अलग भी रह सकता है, ठीक है। दिस इज अ मैच बॉक्स, मान के चलो। तो अभी मुझे बताइए, अगर मैं मैच बॉक्स का कौन सा एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, अगर वो पता करना चाहो तो मेरे पास दो ही टूल्स है, दो ही हथियार है मेरे पास। एक तो इंटरफेशियल एंगल करो, मालूम करो, और उसके बाद लेंथ मालूम करो। तो मुझे बताइए, ये लेंथ अलग होगी, ये लेंथ अलग होगी। अगर ये 1 सेंटीमीटर होगी तो ये 2 सेंटीमीटर भी हो सकती है, हाँ, लेकिन इतनी ज़्यादा होती नहीं है नॉर्मली। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, ये तो अलग ही होगी, बड़ी है ना इन दोनों से, तो ये समझ लो 3 सेंटीमीटर होगी, समझ तो चलो। मतलब इसमें तीनों लेंथ सेम है क्या? नहीं, मतलब ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, लेकिन हर एंगल आपको 90 डिग्री मिलेगा। देखो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये प्रॉपर्टी किसके, देखो जरा, ये प्रॉपर्टी किसके, हम लोग ने क्या लिखा था, सी टी ओ आर। इसमें क्या था, ए इज इक्वल टू बी, पहले तीनों में ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इसमें क्या था, ए इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी। ओ में क्या था, ए इज इक्वल टू नॉट, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, और ओ में तीनों एंगल सेम भी रहते हैं, बराबर ना। तो ये जो प्रॉपर्टी है, ये जो प्रॉपर्टी मैंने लिखी है वो किसकी है, ऑर्थोरोम्बिक की है। किसकी प्रॉपर्टी है, ऑर्थोरोम्बिक। तो सीधी सी बात है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल, बराबर है। तो तीनों साइड इक्वल भी नहीं है, लेकिन तीनों एंगल आप देख सकते हो 90 डिग्री हो सकते हैं। सो ये इस टेबल का असली क्या बोलते हैं, यूज हो सकता है। अगर ये आपको एग्जाम्पल अच्छा लगा है तो आप नोट डाउन करके रख लेना। ओके, तो आज मैं यहाँ स्टॉप कर रहा हूँ। अगर आपको ये लेक्चर, मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप्स ऑफ यूनिट सेल पढ़ने वाले हैं, उसकी एनालिसिस पढ़ेंगे जो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।